जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। आज मैं लेके आया हूँ रेलवे सामान्य ज्ञान, जो मैं बराबर लेके आता हूँ डेली एक पेज। ये पेज नंबर 8 है, ऑलरेडी पेज 7 तक कर चुके थे। और ये आपके रेलवे एसएससी जीडी जेएसएससी और बीएसएससी और अदर स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि इसमें पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिकी से संबंधित और प्रदूषण से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं। और ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है, और जहाँ भी असफलता लगती है वो हमें क्या चीज़ कमी रह गई है वो पता चलता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में जो है 5 जून 1972 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। आगे है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये हमारा ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारा ओजोन परत को नष्ट करता है। आगे है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब लागू हुआ था, कब आयोजित हुआ था? 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्योटो यानी जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो यानी जापान सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है क्योटो सम्मेलन। आगे है, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, वायुमंडल की वार्षिक तापमान में वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव या तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन सा? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह प्रभाव हेतु स्वार्थिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कौन किए थे? जोसेफ फोरियर, जो 1824 में किए थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का लागू किया 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, जो एम्स्टर्डम में है। कहाँ? ग्रीन पीस जो एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई थी 2002 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लाया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब
हुई 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं। आगे है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई को। रेड डाटा बुक से संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीव से। विलुप्त और संकटग्रस्त जीव से संबंधित है रेड डाटा बुक। अब देखिए हम पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन को और जानेंगे। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रिटर ने 1865 में और अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। अर्नेस्ट हैकेल कब किया था? 1869 में। स्वार्थिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। स्वार्थिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? वो है हमारा महासागर। आगे देखेंगे रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या तो इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले ने 1935 में किए थे। कब किए थे? ए.जी. टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र है। आगे फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। कौन कौन? जैविक घटक और अजैविक घटक। 2 घटक का बना रहता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया जा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। 3 प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। आगे क्वेश्चन है वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय और भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। आगे द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर और चीता। कौन? बाघ, शेर और चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन? 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है कार्बनिक अजैविक घटक हैं। आगे है अकार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन है? तो मृदा है, जल है, वायु है और खनिज है। मृदा है, जल है, वायु है और खनिज है। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक कौन होते हैं? कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। आगे खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला क्या बनती कैसे? उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है मानव। प्राथमिक और द्वितीय जो दोनों उपभोक्ता है वो मानव है। आगे किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है तो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलोर में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में है। आगे हम पोल्यूशन से आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। पोल्यूशन है वायु, जल तथा भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक या तो परजैविक। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक या तो परजैविक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक कौन है? वाहित मल है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग क्या है? उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है सीसा से। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग कौन सा है? सीसा से संबंधित रोग है। आगे है एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस जो धूल से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड
प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं आर्सेनिक। कौन होता है? आर्सेनिक होते हैं। आगे है जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। किससे नापा जाता है? बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। आगे है मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न होता है वायु प्रदूषक कैडमियम के द्वारा। किसके द्वारा था? वायु प्रदूषक कैडमियम के द्वारा। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम और एसपीएम किससे संबंधित है? तो प्रदूषण से। पीएम है पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिनीमाता रोग संबंधित है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग किससे संबंधित? पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ? जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। वाहनों से निकलने वाला धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। क्या चीज पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या चीज गिरते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। DDT ट्राइनाइट्रो टाइफिलाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है और अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से और चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आज के लिए थे और इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, केवल सोचना नहीं है। आपको यदि जीतना है, आपको यदि एक नए मुकाम को हासिल करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और आप हमारे साथ आके डेली एक पेज जो है स्पीडी का पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको 6 बजे सुबह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।